बजट के बाद खुले बाजार में आज भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी कमजोरी हावी है। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है और निफ्टी निचले स्तर से करीब 100 अंक सुधर कर कारोबार कर रहा है 23,350 के आसपास। हालांकि अभी भी करीब 125 अंकों के आसपास की नरमी हम निफ्टी में देख रहे हैं और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब गिरावट है 250 अंकों के आसपास की। आज भी जो सेगमेंट चल रहे हैं, हमने बजट वाले दिन यानी कि शनिवार को तेजी देखी थी। कंज्यूमर फाइनेंस, कंज्यूमर स्टॉक्स, ऑटो, ये कुछ सेगमेंट्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि टैक्स कट में जो राहत मिली है, 12 लाख तक की आय को जो टैक्स के दायरे से बाहर किया गया है, तो उम्मीद की जा रही है कि इन सेगमेंट की कंपनीज के प्रोडक्ट्स की खरीदारी बढ़ेगी और इसके चलते यहां पर हम बाइंग देख रहे हैं ऑटो में और कंज्यूमर स्टॉक्स में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे जो कैपेक्स रिलेटेड जो भी शेयर हैं, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो या फिर कैपिटल गुड्स हो, बाकी हम देख रहे हैं कि डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा, रोड कंस्ट्रक्शन, ये तमाम शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि हडको का शेयर 9% टूट गया, सीमेंस के शेयर में करीब 9.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अदरवाइज कंज्यूमर स्टॉक्स का माहौल आज ठीक ठाक है। एक चीज जो इंट्राडे में थोड़ी सी बेहतर हुई है वो है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो। अभी 610 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और उसके मुकाबले करीब 2100 शेयर, यानी कि रेशियो वही है 1:3 का। एक शेयर चढ़ रहा है तो 3 शेयर गिर रहे हैं। तो ओवरऑल जो माहौल है थोड़ी सी कमजोरी का है। लेकिन इंडिया विक्स में हम देख रहे हैं कि शनिवार को हमने देखा था 10% के आसपास की गिरावट आई थी। आज थोड़ी सी उछाल है 2.5% के आसपास का। 14.5 का इंडिया विक्स है तो उतनी चिंता नहीं है, लेकिन बाजार का जो टेक्सचर है थोड़ा सा कमजोर ही लग रहा है। और कह सकते हैं कि जो टैरिफ वॉर की शुरुआत की है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद कई देशों की तरफ से रिटेलिएटरी टैरिफ आए हैं, उसके चलते हुए बाजारों का मूड थोड़ा सा खराब हुआ है। ये बाजार की कुछ बड़ी बातें हैं। नीचे से 100 अंकों के आसपास का सुधार है, 23,350 के आसपास तक के हम बाजार में इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, 350 अंकों का सुधार है लोअर लेवल से और 49,250 के आसपास है निफ्टी बैंक। पावर और एनर्जी शेयर में बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। इंडेक्स करीब 3.5% नीचे है और ट्रेड वॉर से मेटल टूटे हैं क्योंकि चाइना पे सीधे उसका इंपैक्ट आ रहा है और चाइना चूंकि मेटल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, उस लिहाज से थोड़े भारतीय कंपनीज के लिए मौके वहां पर कम हो जाएंगे। उसके चलते हम देख रहे हैं कि गिरावट यहां पर है। हिंडाल्को 4% नीचे है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज हम बिकवाली का ही रुख देख रहे हैं। तो ये बाजार की स्थिति है। एक काम करते हैं, अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल हैं, आदित्य अरोड़ा हैं और रचित खंडेलवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी न्यूज़ स्वदेश पर। शुरुआत करेंगे आदित्य आपसे। लोअर लेवल से रिकवरी तो आ रही है, लेकिन इस रिकवरी पर कितना यकीन करें? क्या आपको लगता है कि जो ये कमजोरी है अगले 1 से 2 दिन में ये बाइंग में तब्दील हो जाएगी, या फिर जो ट्रेड वॉर की जो चिंता है वो बाजार को भी और परेशान करेगी? और इंडेक्स की जरा लेवल आप बताइए कि आप क्या देख रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड टू एवरीवन। देखिए, बाजार एक कश्मकश में है। जैसे आप देखें, बजट का अच्छा पॉजिटिव स्पिल ओवर है, इसलिए ऑल दो लार्ज कैप्स या फिर इंडेक्स लेवल पे इतनी तेजी नहीं है, बट स्टॉक स्पेसिफिक काफी रफ्तार और काफी सारे स्टॉक में बाइंग है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटिमेंट बाजार में ज्यादा गिरावट आने नहीं देगा। और नेगेटिव साइड ये है कि ग्लोबल बाजार में काफी वॉलेटिलिटी है। इंटरनेशनल बाजार आज 2 से 3% डाउन है, तो वो बाजार को प्रेशर दे रहा है और ज्यादा बढ़ने नहीं दे रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे बाजार थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, 23,350 के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हालात में एक लेवल बेस्ड अप्रोच सही रहेगा। एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना चाहिए। और ब्रेकडाउन के लेवल है, अगर नीचे निफ्टी 23,200 रीच करता है तो बाजार नीचे की साइड जा सकता है और नीचे के फिर लेवल्स खुलेंगे 23,000 और 22,800 के। और ऊपर की साइड अगर एक ब्रेकआउट का हमें वेट करना है तो ऊपर की साइड लेवल्स बन रहे हैं 23,450 के। अगर बाजार 23,450 के ऊपर निकलता है तो एक नई तेजी चालू हो सकती है टुवर्ड्स लेवल्स लाइक 23,750 से लेके 24,000। तो यहाँ पे एक लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट का दोनों का असर देखने को मिल रहा है। और एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद एक तरफा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग बेस आया है जो कि शॉर्ट कवरिंग के बदौलत आया है। कुछ 12 लाख वाली खबर भी है, उसका भी असर दिख रहा है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि मार्केट पे थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स का प्रेशर है। अगर आज रुपया कमज़ोर नहीं होता तो कम से कम आज हम बैंक निफ्टी तो हरा निशान देख ही चुके होते। अगर आप 450 पॉइंट के अंदर 2 हिस्सों में बांट दें
तो एक हिस्सा उसमें रुपए का और दूसरा हिस्सा ग्लोबल मार्केट्स का है। अभी भी आप देखें तो 57 पैसे की गिरावट के साथ हम 87 रुपये के आसपास चल रहा है, 87-28 तक भी आज ये लुढ़क गया था। इसको कैसे संभाला जाएगा अभी नहीं पता, कैसे संभलेगा नहीं पता। अगर आप किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे वो भी नहीं बता पाएगा जल्दी जल्दी। अभी आरबीआई की पॉलिसी में डॉलर रुपी क्वेश्चंस को लेकर अगर कुछ वो बोल दें तो एक अलग बात है। तो भले हम, क्योंकि हम इक्विटीज़ के लोग हैं तो हम बॉन्ड मार्केट और करेंसीज़ को थोड़ा इन्फीरियर या अलग से होकर सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी करेंसी से ही बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है जो प्रिवेलिंग इकॉनमी है, प्रिवेलिंग ट्रेड्स हो रहे हैं। ध्वनि पटेल, आदित्य अरोड़ा और रचित खंडेलवाल तीनों मेहमान हमारे साथ अखाड़े में भी थे। आई होप आप सबको मज़ा भी आया होगा अखाड़े में, और उम्मीद करते हैं अगली बार भी आपसे कनेक्ट होंगे। रचित, आपसे ट्रेड से कर रहे हैं शुरुआत, ज़रा बताइए आपके ट्रेड कौन से हैं? देखिए, इस बजट में बहुत बातें हो गई कि डिफेंस में प्रॉब्लम आ गई, इंफ्रा में प्रॉब्लम आ गई, बट एक रियलिटी ये भी है कि डिफेंस की प्रॉब्लम को जितना हम ओवरहाइप कर रहे हैं, मेरी समझ से वो इतना ज्यादा नहीं है। दे हैव सफिशिएंट फंड टू केटर, और ऑर्डर बुक भी इनके पास बहुत अच्छी है फॉर इयर्स टू कम। तो अब इस करेक्शन को मैं एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहूंगा, और पहला ट्रेड जो होगा वो होगा डिफेंस से ही HAL का। HAL करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है, और करंट लेवल्स पे आप ऐसे पोजीशन बना सकते हैं। स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग कॉल है। 3360 का 3360 का स्टॉप लॉस होगा, 3800 3800 के टारगेट के साथ आप HAL में एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से करेक्ट किया है एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली देखें कि कहीं ना कहीं बजट भी हो गया, डोनाल्ड ट्रंप भी हो गया, सारे इवेंट्स हो गए, सारा मार्केट ऊपर नीचे हो गया, बट एक काउंटर है जो कहीं ना कहीं मूव नहीं कर रहा था, और आज हल्का सा उसमें थोड़ा सा टिंकरिंग देखने को मिला है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। मैं समझ रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको कमिंग वीक में कोई अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और स्टॉप लॉस होगा 1218 रुपए का, 1218, टारगेट होगा 1280। इन दो लेवल्स के लिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं। खैर, रिलायंस की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा ही है, और आप कह रहे हैं कि 1280 तक आ जाएगा। अगर ये आ जाता है तो कम से कम निफ्टी को काफ़ी बड़ा कुशन दे सकता है। खैर, इन बिटवीन अगर आप नीचे देखेंगे टिकर पे तो अलेम्बिक फार्मा के नंबर्स भी आए हैं, और नंबर्स में आप देखेंगे अबीटा घटा, मार्जिन्स कम हुआ। अभी से करीब 3 घंटे पहले डिविस लैब के भी नंबर्स आए हैं, 3 से 4 घंटे पहले। उसका जस्ट उल्टा हुआ है। दोनों फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उसके मार्जिन्स बढ़े, उसका एबिटा बढ़ा, उसका रेवेन्यू बढ़ा, उसका प्रॉफिट बढ़ा, वो अच्छे से प्ले कर गया। अलेम्बिक फार्मा का मार्जिन्स घटा, मुनाफा घटा, एबिटा घटा, सब कुछ है। अब आप देखो डिविस लैब डेज हाई पे खड़ा है, 3.5% ऊपर। ये जो आप सडन स्पाइक वाला देख पा रहे हैं उसके नंबर्स का है, और ये डेज लो पे है करीब 4% का। दोनों फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, दोनों के एक साथ नंबर आए। फ़र्क सिर्फ दोनों को दिखाने का एक साथ आपको इसलिए था ताकि आप ये देख पाए और समझ पाएँ। अच्छे नंबर्स लाओगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, बुरे नंबर्स लाओगे तो पनिशमेंट मिलेगी। अब आप डिसाइड कर लो कि इस तरह के मार्केट्स के अंदर किस कंपनी के अच्छे नंबर्स और कैसे इसको रिवॉर्ड मिलेगा। मैं बैलेंस शीट्स पे नहीं जा रहा, मैं ये भी नहीं देख रहा कि दोनों का बिजनेस कितना है। मैं तो सिर्फ 3 ही पॉइंट उठाए कि आपका बीटा कितना है, आपका मार्जिन्स कितना है, और आपका प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। सिर्फ इन तीनों पॉइंट्स पे दोनों बताने के लिए सफिशेंट है, एक 3% ऊपर और एक 3% नीचे। आगे बढ़े, ध्वनि पटेल से उनके ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं। ध्वनि नमस्ते, जरा बताएं आपके ट्रेडिंग कॉल्स। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से यहाँ पे जो 2 ट्रेडिंग कॉल्स रहेगी, उसमें सबसे पहला फोकस जो बन रहा है वो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ बन रहा है। इस खेमे के अंदर आज हमें एक बाइंग एक्शन काफी स्ट्रांगली विटनेस करने को मिल रहा है। श्रीराम फाइनेंस का काउंटर है, जहां पर चार्टिकल स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक अपमूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। करंट लेवल से खरीदारी करने पे 560 का इसके अंदर टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस 528 का लगा के रखना है। दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो यहाँ पे अगेन कंजम्पशन ही का खेमा है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ यहाँ पे नजरिया बनता है, जिसमें नायका का काउंटर जो है वो मुझे पसंद आ रहा है। नायका के अंदर करंट लेवल से आप खरीदारी करके चले तो ऊपर की तरफ 185 से 192 तक का यहाँ पे एक टारगेट बनता है, और स्टॉप लॉस आपको 172 का लगा के रखना है। आपकी तरफ से भी 2 ट्रेड दिए गए, अमूमन दोनों बाय के ही ट्रेड है, और थोड़ा सेलेक्टिव होइएगा। एक और चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आपके पास ऑलरेडी ये सभी शेयर्स हैं जो ध्वनि ने भी आपको बताया, रचित ने भी आपको बताया,
अमूमन सारे फैंसी काउंटर्स हैं, होते ही हैं, तो आप ज़्यादा एवरेज वगैरह ना करना। ऐसा नहीं कि मैंने पोस्ट बजट प्री बजट लिया था, मैं पोस्ट बजट ले लेता हूँ, सर का कुछ और रुख होगा, ऐसा कुछ नहीं। मार्केट अपने रिदम से चलेगा। और मैं एक पॉइंट और बोल देता हूँ, अच्छे से पकड़ के बैठो स्टॉक्स को, थोड़ा डिले इम्पैक्ट है। अगर ब्रेकआउट इस बार हुए ना तो बहुत ज़ोर से होंगे और बहुत बढ़िया वाले होंगे, तो बस थोड़ा सिट टाइट एंड बाय राइट, ये इसी कंसेप्ट पे चलो आप। आदित्य अरोड़ा, आपके ट्रेडिंग कॉल सर। आदित्य, आवाज आ रही है आपको? टिप्पी जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बट मैं थोड़ा सुनने सा की ग्लिच कोशिश है, बट करोगे मैं आप, ठीक assume है। कर रहा तो हूँ मैं क्वेश्चन रिपीट कर कि देता हूँ, आपके ट्रेडिंग कॉल्स अगर आपको आवाज आ रही है तो। जी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग पिक्स मुझे जी शेयर जी, करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने ट्रेडिंग पिक्स शेयर कर देता हूँ। मेरा बाय रिकमेंडेशन रहेगा भारती एयरटेल पे। ये स्टॉक ने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस और रेजिलियंस दिखाया है। मुझे लगता है आज भी वॉल्यूम के साथ अच्छा अक्यूमुलेशन इसमें देखा जा रहा है, तो इसको बाय किया जा सकता है 1653 में। स्टॉप लॉस रहेगा 1605 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 1705 से लेके 1715 के। अच्छा, एक ही दे रहे हो आप ट्रेड, भारती एयरटेल सिंगल वन? ओह ठीक है, भारती एयरटेल, खैर उन तक आवाज़ भी थोड़ा मुश्किल से पहुंच रही है। अभी तक आप एक काम करो, एक ट्रेड नोटिस कर लो उनका, भारती एयरटेल है, इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आ चुका है, तो कुछ बड़े नाम्स भी दिख रहे हैं। ये एकोमुलेशन के नाम है, इकट्ठे करने के नाम है। अगर आपने पहले भी ले रखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं ले रखे तो अभी भी लिए जा सकते हैं। सब कुछ चंगा सी टाइप लग तो रहा है मार्केट के अंदर, बस थोड़ा रुपए की जो वीकनेस है ना, ये थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। एक काम करते हैं, ज़रा फटाफट से कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं, यानी कि आज के शेयर्स लॉन्ग साइड वाले, फिर कुछ लिंक्स भी आपके सामने रखेंगे और कुछ ट्रेड भी आपके सामने होंगे। ठीक, आप पहले ब्रेकआउट शेयर्स चेक करते हैं। वोल्टास उस दिन तो नहीं चला, बट आज बढ़िया कंजम्पशन का प्ले है। रचित, आपकी रिकमेंडेशन वोल्टास? देखिए वोल्टास, आपको मैं एक चीज और, मतलब इट वाज ऑफ कोर्स नॉट माय कॉल, बट आपके चैनल के माध्यम से ही एक और एनालिस्ट ने शेयर करी थी, तब मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं था, बट द वेट हैज मूव्ड और टेक्निकल ग्राउंड्स पे अच्छा लग रहा है, और मैं समझता हूं अभी भी यहाँ पे थोड़ी सी स्टीम बची है, और 1460 के लेवल्स आपको नियर टर्म में इसमें बहुत आराम से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जो कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स हैं, जहां पर डिस्क्रिशनरी स्पेंड हो सकता है, वहां पे आज हम अच्छा उछाल देख रहे हैं। 5.5% की तेजी वोल्टास के शेयर में है और डे हाई के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट आज के आईसीसी डायरेक्ट के पंकज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत शुक्रिया। बजट के बाद आपसे पहली बार बात हो रही है। एक बार ना आपसे व्यू लेना चाहेंगे पंकज जी बजट पर, और बजट के बाद अब अगर मान लीजिए किसी को सेक्टर चुनना हो, क्योंकि चीजें बदल गई हैं और दो खेमों में बाजार बटा हुआ दिख रहा है। एक कंजम्पशन वाला खेमा जहां पर हम थोड़ी बाइंग देख रहे हैं, और दूसरा केपेक्स वाला जहां पर थोड़ी सी निराशा है। हालांकि केपेक्स घटा नहीं है, बढ़ा ही है, बट फिर भी जो उम्मीदें थी शायद वो पूरी नहीं हुई सरकार की तरफ से, और उसके चलते पावर, पीएसयू, रेलवे, डिफेंस, ये तमाम शेयरों में बिकवाली हो रही है। अब किसी को प्लान करना हो सर, तो आपके हिसाब से बाजार में जो बढ़िया आकर्षक मौके हैं, कौन से सेक्टर्स में बनेंगे वो? जी शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई थिंक देखिए बजट में दो क्लियर चीजें थी। एक तो फिस्कल प्रूडेंस के हिसाब से सरकार ने जो फिस्कल डेफिसिट है 4.4% रखा, एंड दूसरा जो टैक्स बेनिफिट दिया है उससे डेफिनेटली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन को हेल्प मिलने वाली है। आई थिंक ओवरऑल जो कैपेक्स ओरिएंटेड थीम है, देखिए वो हालांकि ऑप्टिकली लगता है कि ये नंबर कम है, बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अगर आप प्रीवियस स्पेंडिंग पैटर्न देखें तो उसके हिसाब से एलोकेशन ठीक है, बिकॉज पिछले आपने 9 महीने में करीब 7 लाख करोड़ के हिसाब से ओवरऑल केपेक्स स्पेंड किया है। अगले 15 महीने में करीब 1 लाख करोड़ पर मंथ के हिसाब से करीब 15 लाख करोड़ खर्चा करने वाले हैं। तो दैट वे बहुत नेगेटिव नंबर नहीं है, बट यस सेंटिमेंटली थोड़ा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया है, और फ्राइडे सैटरडे को भी किया था और आज भी किया है। मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरली अगर आप 5-7 साल का बात करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर डेफिनेटली थीम रहने वाली, बिकॉज वही एक एरिया है जहां पे आप 100 रुपए खर्चा करते हैं तो आपको 300 रुपए जीडीपी में उछाल मिलता है, एंड कंपेयर टू दैट जो कंजम्पशन साइड है, आई थिंक वहां पे आप 100 करते हैं तो 100 से ज्यादा आपको मिलता नहीं है। क्योंकि नियर टर्म एक कंसर्न था कि आपके कुछ पॉकेट्स में कंजम्पशन थोड़ा स्लो डाउन हो रहा था, तो उसकी वजह से सरकार ने ये कदम लिया है। बट मेरे हिसाब से मीडियम टर्म में या नियर टर्म में कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स को डेफिनेटली एक फायदा मिलने वाला है, अपर एज है।
बट बहुत वीकनेस अगर आपको केपेक्स ओरिएंटेड स्टॉक्स में दिखती है तो मेरे हिसाब से लंबे समय के लिए पैसा वहीं डालना चाहिए ना। अगर आप कंजम्पशन ओरिएंटेड में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपके मैं एफएमसीजी सेगमेंट को बहुत ज्यादा बेहतर नहीं मानता, बिकॉज इससे कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ रिवाइवल नहीं होगा। बट डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली ऑटो एक बड़ा सेक्टर निकल के आता है। इनफैक्ट ऑटो के नंबर्स काफी अच्छे थे, जैसे कि एमएनएम के नंबर्स काफी अच्छे थे। प्लस कंज्यूमर ड्यूरेबल एज अ स्पेस है, वहां पे भी हमें लगता है कि ओवरऑल कंजम्पशन को हेल्प मिलने वाली है। प्लस आपके जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, एंटायर होटल एज अ पैक है, वो काफी अच्छे लगते हैं। प्लस लाइफस्टाइल फैशन है फुटवेयर में, जैसे आपके पास में बाटा हो गया, कैंपस हो गया, ये सब कंपनीज, और लग्जरी एंड ज्वेलरी वाले जो सेगमेंट है, चाहे जिसमें टाइटन आ जाता है, आई थिंक ये एंड ऑन टॉप ऑफ इट अगर एक और मैं सेक्टर ऐड करना चाहूंगा तो टेक्सटाइल काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो कि एक सेगमेंट अच्छा कर रहा था, वो सिर्फ ट्रेंड कर रहा था क्योंकि वैल्यू फैशन बाइंग लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस थी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी एक सेगमेंट है जो कि मेरे हिसाब से बेहतर कर सकता है। नियर टर्म में यस कंजम्पशन को अपर हैंड है, बट मेरे हिसाब से बहुत वीकनेस होता है तो केपेक्स रिलेटेड से बेहतर सेक्टर नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए बहुत ही कायदे की बात कही है पंकज जी ने कि आपको ना अगर कंजम्पशन में भी अगर चुनना है ना तो आपको बहुत सावधानी से चुनना पड़ेगा। एफएमसीजी में उतने बेहतर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो डिस्क्रिशनरी वाले हैं, मतलब जहां पर लग्जरी स्पेंड होते हैं, ज्वेलरी हो गए या फिर ऑटोमोबाइल हो गए, इस टाइप के सेगमेंट में आपके लिए बेहतर मौके बन जाएंगे। और टाइटन को उन्होंने एक विकल्प के तौर पर बताया भी। वैसे टाइटन के नंबर कल आएंगे और टाइटन के साथ साथ एशियन पेंट्स के भी नंबर आएंगे कल। इन दोनों नतीजों पर बाजार की नजर रहने वाली है। एशियन पेंट्स की बात पहले